भारत वर्तमान समय में भारत न वेद से चल रहा है, न पुराण से चल रहा है, न बाइबल से चल रहा है, न कुरान से चल रहा है। किससे चल रहा है? संविधान। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन अब उसी संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, जो ओरिजिनली आर्टिकल 35 था। अब तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया। एक्चुअली ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन संविधान निर्माताओं के पास इतना समय नहीं था कि वो फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कर सके। उनके पास डेढ़ साल का समय बचा हुआ था और भारत का विभाजन हो चुका था। धार्मिक आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में विभाजन हो चुका था। तो इसलिए ये हुआ कि ठीक है, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते हैं। हमारे विधायक जी भी आ चुके हैं, आइए बैठिए। आप लोग सबका आपका धन्यवाद। ये भी एक सुखद सहयोग है कि वर्तमान विधायक ने कार्यक्रम का आयोजन किया है और वर्तमान विधायक इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। ये भी बड़ा सुखद सहयोग। लेकिन इस आर्टिकल 44 के बारे में बहुत सारी कहानियां फैलाई जा रही हैं, बहुत सारा झूठ परोसा जा रहा है। पहले झूठ को समझिए, क्या क्या परोसा जा रहा है। पहला झूठ जो मुझे पिछले 4-5 साल में पता चला है जगह जगह, एक झूठ परोसा आ जा रहा है कि अगर आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट हो गया तो हम सबका पहनावा एक जैसा हो जाएगा। अरे भाई, ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है, ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसलिए कपड़ा अपनी अपनी पसंद नहीं होगा। एक और झूठ फैलाया जा रहा है, अगर यूसीसी आ गया हम सबकी पहचान, जो अलग अलग पहचानें खत्म हो जाएंगी, सबको एक जैसा पहचान जाना पड़ेगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। जोर से बोलिए, आपके आवाज यहाँ लगा लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आ गया हमारी धार्मिक मान्यताएं खत्म हो जाएगी। भाई, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कस्टम का क्या होगा, ट्राइबल के कस्टम का क्या होगा, अगर यूसीसी आएगा तो सबका कस्टम एक हो जाएगा। नहीं, ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर यूसीसी आ गया तो हमारा त्योहार सब अलग अलग मनाते हैं, हमारा त्योहार एक जैसा हो जाएगा, हम सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा। नहीं, गलत, ये यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग का कहना है कि जी अगर यूसीसी आएगा सबका खानपान एक जैसा हो जाएगा। ये भी गलत बात है, ये यूनिफॉर्म फूड कोड नहीं है। ये क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कहना है कि अगर यूसीसी आएगा तो हम सबकी भाषा एक हो जाएगी, हम सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा। तमिलनाडु का आदमी हो जाए, गुजरात का चाहे महाराष्ट्र का, बिल्कुल गलत बात है। ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। भाई सब लोग बोलिए, बच्चे बोल रहे, आप लोग नहीं बोल रहे। अरे सबको सिर्फ बोलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा एचयूएफ का क्या होगा। एक एचयूएफ के बार-बार वैसे साफ कर रहे हैं, ये एचयूएफ टैक्स का मैटर है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है, किसानों को छूट मिलती है और भी नागरिक से लोगों को छूट मिलती है। उसी में छूट ये भी बनी हुई है कि जो ज्वाइंट फैमिली है हिंदूज के, उनमें अगर ज्वाइंट फैमिली का अकाउंट होगा, एक साथ में रह रहे हैं, उनको एक टैक्स पे छूट मिलती है। 5 लाख तक की इनकम टैक्स छूट जाती है। मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तव में इतनी चिंता है तो 1 नेशन 1 टैक्स की मांग करो, हम भी समर्थन करेंगे। लेकिन यूसीसी और एचयूएफ ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं है। ये यूनिफॉर्म टैक्स कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं अगर यूसीसी आएगा तो हमारा जो पूजा पद्धति बदल जाएगी। पूजा पद्धति बिल्कुल नहीं बदलेगी, नमाज वैसे ही होगी, प्रेयर वैसे होगी, मंदिर में प्रार्थना वैसे ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये यूनिफॉर्म रिजर्वेशन कोड भी नहीं है। क्या है? यूनिफॉर्म। कुछ लोगों का कहना है ये कोड है विरोधी, लेकिन समर्थकों में बहुत उत्साह है। ये तो यूसीसी के विरोधियों की
बात मैंने बताया। समर्थक बड़े उत्साही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको एक वन नेशन वन पीनल कोड लागू करना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं यूसीसी आएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको वन नेशन वन पीनल कोड लागू करना पड़ेगा। उसी में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन डालना पड़ेगा। धर्मांतरण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण को राष्ट्र के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पे ऐसे लगाना पड़ेगा। धर्मांतरण क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों पे ये लगाना पड़ेगा। और विदेशी भाषाओं में धर्मांतरण कराना, ध्यान से समझिए, सभी रिलीजन समान नहीं है, सभी पंथ एक समान नहीं है। एक स्वदेशी पंथ है, एक विदेशी पंथ। स्वदेशी पंथ क्या क्या है? सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो पंथ भारत की धरती से शुरू हुए उनको हम कहते हैं स्वदेशी पंथ, यानी इंडियन रिलीजन। जो रिलीजन भारत से बाहर पैदा हुए, भारत के बाहर शुरू हुए, वो क्या हो गए? फॉरेन रिलीजन। अब अंतर क्या है आप इसको समझिए। जितने अपने स्वदेशी रिलीजन है वो संविधान के प्रियम्बल के अनुसार चलते हैं। संविधान का प्रियम्बल का पहला वर्ड है इक्वलिटी। सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म इक्वलिटी को मानते हैं। जो विदेशी रिलीजन है इक्वलिटी को नहीं मानते। संविधान का दूसरा शब्द है लिबर्टी। लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, तर्क करने की स्वतंत्रता। सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये तीनों, और सनातन धर्म तो सबका पिता है, ये तो मुख्य है, मुख्य पेड़ है। तो हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म ये लिबर्टी को मानते हैं। ये लोगों को बोलने की आजादी देते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचने की आजादी देते हैं, तर्क करने की आजादी देते हैं, बहस करने की आजादी देते हैं। लेकिन जो विदेशी पंथ है न वो इक्वलिटी को मानते हैं, न लिबर्टी को मानते हैं। आप उनकी किताब के ऊपर तर्क नहीं कर सकते। अगर आप तर्क करोगे तो सर्वजन से रामायण की चौपाई में तर्क वितर्क हुआ, कहीं सर्वजन से जुड़ा हुआ क्या? एक बार आप बाइबल पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान पे तर्क वितर्क करके देख लीजिए, कुरान की किसी आयत पर थोड़ी बहस करके देख लीजिए, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये विदेशी रिलीजन लिबर्टी को भी नहीं मानते। लोगों को अपना दिमाग लगाने की उनको छूट नहीं है। तो प्रियम्बल का चौथा शब्द क्या है? यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्र प्रथम। सिखिज्म भी राष्ट्र प्रथम मानता है, जैनिज्म भी राष्ट्र प्रथम को मानता है, बुद्धिज्म भी नेशन फर्स्ट को मानता है। सनातन धर्म में तो बाकी राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र की पूजा लिखा हुआ है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है ये नेशन फर्स्ट को भी नहीं मानते। तो सवाल ये हुआ, जो रिलीजन संविधान को नहीं मानता, संविधान के प्रियम्बल को नहीं मानता, इक्वलिटी को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, लिबर्टी को नहीं मानता, फ्रेटर्निटी को नहीं मानता, यूनिटी को नहीं मानता, इंटीग्रिटी को नहीं मानता, उसको ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता मिलना चाहिए क्या? यूसीसी तो भारत की बात है, विधायक ने सिर्फ चिंतन करिए। अमेरिका की नागरिकता लेने में 10 साल लग रहा है और अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। पहले येलो कार्ड मिलता, फिर ब्लू कार्ड मिलता, फिर ग्रीन कार्ड मिलता, कम से कम 10 साल के बाद। और अंडरटेकिंग देना पड़ता है, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा। और अगर जितनी बातें कह दिया मानूंगा, उसमें कुछ भी थोड़ा ग्रीन कार्ड वापस। अमेरिका की नागरिकता परमानेंट नहीं होती। चाइना में नागरिकता लेने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, 15 पॉइंट मानूंगा। जिस दिन 15 पॉइंट में से एक पॉइंट अगर तोड़ दिया तुम्हारी नागरिकता खत्म। सिंगापुर की नागरिकता लेने के लिए आपको 12 पॉइंट का चार्टर है, सब पे टिक करके देना पड़ता है। एक भी आपने तोड़ा, आपकी नागरिकता खत्म।
मानते हो या नहीं मानते, फिर भी नागरिकता नहीं हो। वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानने वाला भी भारतीय बना हुआ है। नारी तू नारायणी को जो नहीं मानता वो भी भारतीय बना हुआ है। भाई जिस देश में हम रहते हैं वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां के ज्ञान विज्ञान को मानना पड़ेगा। भारत वाले अमेरिका में जाके जो ग्रीन कार्ड लेते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं अमेरिका के संविधान को मानूंगा, संविधान को मानूंगा, अमेरिकन कल्चर को मानूंगा, अमेरिकन कस्टम को मानूंगा, अमेरिकन ट्रेडिशन को मानूंगा। तो वैसे ही भारत में अब ये इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या पैदा होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या नागरिकता के समय हमें कुछ लेना चाहिए कि आपको 15 पॉइंट लेना पड़ेगा। क्या पैदा होते 18 साल का होते ही नागरिकता मिल जानी चाहिए या वोटिंग के पहले हमें कुछ बनाना पड़ेगा, एक रूल फ्रेम करना पड़ेगा, भैया मैं ये मानूंगा तब वोटिंग का राइट मिलेगा। और उसका उदाहरण आपको बता दो, जब सांसद विधायक बनना तो छोड़िए, जब सांसद और विधायक का फॉर्म भरा जाता है, इलेक्शन लड़ने के पहले फॉर्म भरा जाता है, उस फॉर्म में वोट होती है। वोट क्या होती है कि मैं यहां से प्रत्याशी बन रहा हूं, मैं यहां से चुनाव लड़ने वाला हूं, मैं भारत के संविधान को अक्षरशः मानता हूं, मैं भारत के संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अभी वो जीता नहीं है, अभी विधायक नहीं बने, अभी सांसद नहीं बने, संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में शपथ बनी हुई है। सांसद, विधायक, मंत्री, हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के अलावा 2 फॉर्म और है। वो 2 फॉर्म किसके लिए है? भावी विधायक, भावी सांसद के लिए। अब उसमें लिखकर क्या कहते हैं, अभी सोचिए, अभी विधायक बने नहीं, सांसद बने नहीं, फिर भी क्या लिखते हैं? मैं भारत के संविधान को अक्षरशः मानूंगा, भारत के संविधान के अनुरूप व्यवहार करूंगा, मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूं और भारत के संविधान के अनुसार ही आगे भी अपना व्यवहार करूंगा। अब यह बताइए, कोई सांसद और विधायक जो हमारा मूल संविधान है और उस संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको उद्देशिका कहते हैं, जिसमें गोल्डन गोल है, गोल्डन गोल क्या है? 6, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। जो सांसद विधायक इन 6 गोल्डन गोल्स के खिलाफ बोल रहा है, क्या उसकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए? बोले जोर से। अगर उसने शपथ लिया हुआ, इलेक्शन लड़ने के पहले भी शपथ लिया और जीतने के बाद जब सांसद और विधायक बने तब भी शपथ लिया कि मैं संविधान का अक्षरशः पालन करूंगा। संविधान का अक्षरशः पालन करने का मतलब संविधान के प्रियम्बल का पालन करूंगा। अगर उस प्रियम्बल को हिंदी में करें तो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। इसका मतलब हर सांसद विधायक शपथ लेता है, मैं धर्म की जय करूंगा, मैं अधर्म का नाश करूंगा, मैं प्राणियों में सद्भावना स्थापित करूंगा, मैं विश्व का कल्याण करूंगा। अगर आप प्रियम्बल के 6 शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करिए, ये 4 वाक्य बनते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का। अब इतनी शपथ लेने के बाद कोई टीएस हसन, कोई ओवैसी, कोई XYZ वो विधायक सांसद बना कैसे रह सकते? जो शपथ सांसद विधायक की वही शपथ हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज की। अगर हाईकोर्ट का जज ये कहते हैं कि मैं आर्टिकल 44 को नहीं मानता, क्या वो जज रहने के लायक है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कभी कह सकता है कि मैं आर्टिकल 44 को नहीं मानता? तो फिर सांसद विधायक कैसे कह सकते? वही शपथ तो उनकी भी है। जो शपथ हाईकोर्ट के जज की, वही सुप्रीम कोर्ट के जज की, वही सांसद की, वही विधायक। अपनी शपथ तोड़ना ये मक्कारी है कि नहीं? अपनी शपथ को तोड़ना देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तो जो लोग आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं, अपनी शपथ तोड़ रहे हैं, अपनी शपथ तोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो
की नागरिकता को परिभाषित करने की जरूरत है। एक बार यूसीसी लागू हो जाए, अगला जो मेरा टारगेट होगा कि पूरे देश में सबसे पहले, जैसे विदेशों में नागरिकता परिभाषित है, किसी को अनलिमिटेड सिटीजनशिप नहीं मिलती, टर्म्स कंडीशन के साथ सिटीजनशिप मिलती है, वैसे ही भारत में भी टर्म्स कंडीशन के साथ ही सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अगर टर्म्स कंडीशन तोड़ दे तो उसका वोटिंग राइट खत्म, अगर टर्म्स कंडीशन तोड़ दे तो नागरिकता खत्म। और यह व्यवस्था सिंगापुर में भी है, चीन में भी है, अमेरिका में भी। आप जरा सोचिए, संविधान भारत का है तो बना किसके लिए? भारतीय संस्कृति के लिए बना हुआ है या विदेशी संस्कृति के लिए? जिस देश का संविधान होता है वो वहां की रीति रिवाज, वहां की परंपरा, वहां का ज्ञान विज्ञान, वहां के वैभव, उसी को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। जब ये संविधान भारत का है, अमेरिका का संविधान नहीं है, कुवैत का संविधान नहीं है, अरब का संविधान नहीं है, तो कोई अरब के रीति रिवाज को यहां का फंडामेंटल राइट कैसे मान सकता है? कुछ लोग दुहाई देते हैं, कुछ लोग दुहाई देते हैं, ओवैसी जैसे लोग, कि संविधान हमको आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन देता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। संविधान नीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की स्वतंत्रता नहीं देता। संविधान प्रथा की स्वतंत्रता देता है, संविधान कुप्रथा की स्वतंत्रता नहीं देता। और रीति कुरीति क्या है, प्रथा के कुप्रथा क्या है, धर्म क्या है, सीधे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इक्वलिटी धर्म है, और जो पुरुष को समान न माने, महिला पुरुष को समान न माने, वो अधर्म है। लिबर्टी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता, प्रेम करने की स्वतंत्रता है, नफरत करने की स्वतंत्रता नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं, हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, और अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता ये हो कि जो आपके रिलीजन को न माने उसका गला काट दिया जाए, तो कल को आप ये बोलोगे हमको ये भी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए कि जो हमारी बात न माने उसका हम गलत शब्दों से जुदा कर दें। ये तो नहीं हो सकता। और पाखंड कैसे? ब्याज लेना हराम है। बैंकों में खाता है कि नहीं? जो से बोलिए, बैंक से ब्याज लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है? मुफ्त खोरी हराम है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की मुफ्त स्कीमें ली जा रही, नहीं ली जा रही? चोरी करने के हाथ नहीं कटवाएंगे, बम फोड़ने को बम नहीं छुड़वाएंगे। अगर वास्तव में पूरा चाहिए तो नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति बम विस्फोट करे तो जैसा बम विस्फोट करे वैसा बम उसके शरीर में बांध कर उसको फोड़ो। वो नहीं चाहिए, उसके लिए भारत का कानून चाहिए। इंडियन पीनल कोड। रेप करे तो काट दो, वो कानून नहीं चाहिए, वो रहना चाहिए। कितने मतलब पाखंड आप देखिए। टैक्स कोड भारत का चाहिए, पिनल कोड भारत का चाहिए, एविडेंस एक्ट, गवाहों का बयान की जो प्रक्रिया है भारत का चाहिए, जमीनों के विवाद का मुकदमा जो कानून है भारत वाला चाहिए, सारे कानून भारत वाले चाहिए। भारत का पूरा संविधान भी चाहिए, संविधान के सारे आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल 25 चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता वाला, आर्टिकल 29 चाहिए अल्पसंख्यक वाला। बस नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए? आर्टिकल 44 नहीं चाहिए, जिसमें बहन बेटियों को बराबर मानना है। और एक बात और आपको बताऊं, ये यूसीसी आए या यूसीसी ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उसमें आज की डेट में महिला और पुरुष को एक समान माना जाता है। कोई भेदभाव नहीं। जो थोड़ा बहुत गैप था सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के कारण वो फिलअप हो गए, अब इक्वल मान लिया गया। यूसीसी से हिंदू, जैन, बौद्ध
क्योंकि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कोड में जॉइन होते हैं, इनका एक ही कानून है। इनको केवल एक फायदा है। कितना फायदा? केवल इतना हो जाएगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी अपनी शादी के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। यही एक ही फायदा होगा। क्रिश्चियंस को दो फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी हो जाएगा और उनका शादी का जो कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड समझ रहे हैं आप? अगर शादी तोड़ना है तो कितने दिन तक वेट करना है, उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। तो हिंदू धर्म में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, क्रिश्चियंस के लिए कूलिंग पीरियड 2 साल। तो यूसीसी आने से हिंदू को केवल एक फायदा हुआ, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया। क्रिश्चियंस को 2 फायदा हुआ, उनका कूलिंग पीरियड 2 साल का है, भर के 6 महीने हो जाएगा, तो जल्दी से उनका भी अपना डिवोर्स हो जाएगा। पारसी को 3 फायदा, 2 फायदा जो पहले वाला है ये तो रहेगा, एक फायदा पारसी को और हो जाएगा कि अगर पारसी की बेटियां गैर पारसी से शादी करेंगी, इसके बावजूद उनको प्रॉपर्टी का राइट बना रहेगा, अभी वो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा है। एक हिंदुओं को 1 फायदा और मुस्लिम्स को 11 फायदा। क्या क्या है? जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों के बेटियों की भी शादी की उम्र 18 साल या 19 साल या 20 साल हो गए। अभी वहां पे शादी की उम्र 9 साल चल रही है। शरीयत एक्ट में पीरियड आ गया तो शादी के लायक हो गई। चलो यहां तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कम है अमरोहा में, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, 8 साल में पीरियड शुरू हो गया वहां पर। भाई पोल्यूशन का बड़ा असर होगा। तुम देश के महानगरों में 8 साल में पीरियड हो रहा है, 7 साल में भी पीरियड शुरू हो जा रहा है। अब ये बताओ 8 साल 7 साल शादी की उम्र होती है क्या? बोलिए जरा। तो जब शादी की उम्र बराबर होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। हिंदुओं में तो पहले 18 साल और 21 साल। इसलिए हमें इसको देश की सभी मुस्लिम बेटियों तक बात पहुंचानी है कि यूसीसी का तुम्हें 11 फायदा क्या क्या है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। पहला फायदा ये हुआ कि शादी की उम्र उनकी बराबर हो गई, 18 साल या 19 साल या 20 साल जो भी होगी वो तो पार्लियामेंट तय करेगा, लेकिन इक्वल हो जाएगी तो कम से कम हमारी मुस्लिम बेटियां कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाई कर लेंगी। अगर 12वीं तक पढ़ाई करेंगी तो उनका फिजिकल उनका भी डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, बड़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, बड़ी समझदार हो जाएंगी, उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। थोड़ा बाहर की दुनिया वो भी समझेगी, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखेंगी, समझेगी। दूसरा फायदा, शादी का रजिस्ट्रेशन उनका भी कंपल्सरी हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का मतलब मान लीजिए 5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, इस आधार पर डिवोर्स होना है, उसका लाभ हमारी मुस्लिम बेटियों को भी मिलेगा। अगर बाजपन के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो सबके लिए कॉमन होगा, नपुंसकता के आधार पर हो सकता है तो सबके लिए कॉमन होगा, कोर होने पर हो सकता है तो सबके लिए कॉमन हो, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई में पहले ही जो भी प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है वो थ्रू कोर्ट है, कोर्ट के बाहर डिवोर्स नहीं होता। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं, 4 तरीके के, और वो ट्रिपल तलाक जैसे एक तलाके हसन, एक तलाके हसन, एक तलाके भाई, एक तलाके किनाया। एक लड़की है बेनजीर हिना, रिपब्लिक चैनल पे काम करती है, जर्नलिस्ट है, पढ़ी लिखी, उसका हस्बैंड देखोगे दिल्ली में, उसके हस्बैंड ने 3 चिट्ठी भेज दिया बेनजीर को। सोचिए दोनों पढ़े लिखे और चिट्ठी में साइन भी नहीं किया, बोला हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं, भेज दिया। 30 दिन के बाद एक और चिट्ठी बोला हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं, और फिर 30 दिन के बाद एक चिट्ठी भेज दिया तलाक हसन देते हैं। उसके बाद जो बेनजीर गई काजी साहब के पास, बोला साहब 3 चिट्ठी आई है, बोले तुम्हारा तलाक हसन हो गया। बोले इसमें साइन नहीं है, बोले साइन नहीं तो क्या हुआ?
सौहार्द का साइन नहीं उस चिट्ठी पे, केवल लिखा हुआ तलाके हसन देता, बोले कि साइन हो गया। और बाद में उसने पेटीएम किया 15,000 रुपए, नाम इसलिए ले रहा हूं तो बेनजीर टीवी में भी आती है, उसका केस नहीं लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा कि सर आप मेरा नाम ले लिया करिए। 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोला तुम्हारा मेंटेनेंस, उसका 1 साल का बच्चा 2,000 रुपए पेटीएम किया, बोले दूध का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाके हसन। और दिल्ली में, देश की राजधानी में, आप जरा सोचिए बंगाल में क्या होता होगा, उड़ीसा में क्या होता होगा, असम में क्या होता होगा, आपके यूपी के अमरोहा के कोने वाले गांव में क्या होता होगा, मुरादाबाद के कोने वाले गांव में क्या होगा, तो दिल्ली में होगा। ये भारत की परंपरा नहीं है, भारत की परंपरा है नारी क्यों ना आएगी, ऐसी परंपरा है कि चिट्ठी में साइन न हो तो भी क्लोज हो जाए। ये भारत की परंपरा नहीं है, विदेशी परंपरा है, और ये संविधान भारत का है, इसलिए ये भारत का संविधान विदेशी परंपरा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए मैं कई बार ओपनली कह चुका हूं कि भारत के माननीय जजेस, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान पढ़ते समय अपना चश्मा भी भारतीय ही रखें। ऑक्सफोर्ड का चश्मा पहन के, ऑक्सफोर्ड का चश्मा पहन के, या कैम्ब्रिज का चश्मा पहन के, या दुबई का चश्मा पहन के, या कुवैत का चश्मा पहन के संविधान को न पढ़े, भारत के चश्मे से भारत के संविधान को पढ़े, भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय संविधान को पढ़े, भारतीय जो रीति रिवाज है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार संविधान को पढ़े, फिर उनका इंटरप्रिटेशन ठीक होगा। अगर चश्मा विदेशी होगा तो इस संविधान का इंटरप्रिटेशन गलत होगा। एक बेटी है कलबुर्गी कर्नाटक में, डॉक्टर सईदा अमरी, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड एमबीबीएस एमडी, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम, उसको तलाके किनाया दे दिया। आप लोग सुना क्या पहले कभी तलाके किनाया? उसमें क्या करते हैं, जाओ उन्होंने तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ तुम्हें आजाद किया, यानी 60 दिन में आजाद कर दिया। ये भारत की परंपरा है, ये भारतीय रीति रिवाज है क्या? अरे आराम होता होगा, होता होगा, बहरीन में होता होगा, होता होगा, ये भारत में इसकी इजाजत दी जा सकती है क्या? 3 बार मैं तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें आजाद कर दिया, आजाद, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यूसीसी आएगा तो तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये चारों एक तरफा तलाक चल रहे हैं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कहीं कोई गुजारा भत्ता नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, ये बंद होगा। सबका तलाक एक ही तरीके से होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी कानून होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी कानून होगा। तो फायदा किसको सबसे ज्यादा मिला? हमारी मुस्लिम बेटियों को, और मिलना चाहिए। अरे वो बेटियां हैं भाई, भारत की बेटियां हैं, भले वो मुस्लिम बेटियां हैं, तो भारत की बेटियां हैं, उनको जो बेटी, जो अधिकार मेरी बेटी को है वही अधिकार वैसी को बेटी को मिलना चाहिए, लेकिन वो वैसी करेगा नहीं, हमारी बेटी को अधिकार मत दो। मतलब लोग अपनी बेटियों को ज्यादा अधिकार देने के लिए संघर्ष करते हैं, कहते हैं जो अधिकार तुम्हारे पास वही अधिकार मेरी बेटी के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो अधिकार हिंदू की बेटी को है वही अधिकार मुस्लिम बेटी को मिलना चाहिए, ना हमारी बेटी को बराबर अधिकार नहीं चाहिए। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार ले रही है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार ले रही है, पूरी दुनिया। पाकिस्तान में माइनॉरिटी कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो, हम मेजॉरिटी को। बांग्लादेश से माइनॉरिटी कह रहे हैं हमको वो राइट दे दो, मेजॉरिटी को है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी तो खत्म हो गए, अब तो कोई बचे नहीं तो पहले बचे हुए थे 6 महीने पहले तक, तो कहते थे हमको वो अधिकार दे दो, मेजॉरिटी को। भारत में उल्टा खेल चला, यहाँ जिसको अधिकार मिलना चाहिए वही लोग कह रहे हमको बराबर अधिकार नहीं
हमको 26 सदी के हिसाब से चलना। यूसीसी आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो सबको मिलेगा तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता मिलता है। यूसीसी आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गोद लेने का अधिकार है। पति भी गोद ले सकता है, पत्नी भी गोद ले सकती है। गोद लेने का अधिकार किसको नहीं है? हमारी मुस्लिम बेटियों को। अब इसकी समस्या क्या हो गई? समस्या क्या हो रही है? भाई मेरा बच्चा नहीं हुआ और गोद ले नहीं सकते। सौतन आ सकती है घर में, लेकिन बच्चा गोद। चलो दूसरी शादी कर भी लिया, अगर कमी हस्बैंड में थी फिर तो दूसरे से बच्चा नहीं हो। 3 शादी करो, 4 शादी करो, अगर हस्बैंड में ही कमी है तो बच्चा होगा नहीं। सौतन आएगी लेकिन गोद नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं भाई? वो भारत की बेटी है, भारत में रहती है, भारत की हवा लेती है, भारत का पानी पीती है, भारत का भोजन करती है, उसको राइट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जमीयत वाले, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ओवैसी साहब, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम बेटियों को हमें गोद लेने का अधिकार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मिलना चाहिए उसको। यूसीसी आएगा, देश की सभी बहन बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में विरासत का एक समान अधिकार है, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। लेकिन वो कहेंगे विरासत करके हमने मत दो भाई। यूसीसी आएगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले से ही है। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। मैंने न्याय फाइल किया कि सबको विरासत का, वसीयत पर समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरे पास पहला फोन कश्मीर का घटना से है। उस व्यक्ति ने मुझे फोन करके बोला, साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एग्री भी कर दिया है। हमने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? बोला साहब खुश इसलिए हो कि मेरी माँ, मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे क्योंकि बेटी और दामाद को प्रॉपर्टी देने का अधिकार ही नहीं है। मैक्सिमम वो घर दे सकते हैं। अब मान लो 3 दुकान है तो 1 दुकान तो बेटी दामाद को दे सकते हैं, बाकी को 2 दुकान वक्त में चली जाएगी। आप समस्या समझ रहे ना? अगर 3 बीघे खेत है, 1 बेटी है, तो 3 बीघे खेत में से 1 बीघा खेत को बेटी दामाद को दे सकते हैं, बाकी 2 बीघा खेत वक्त में चला जाएगा। तो उस खेत को बचाने के लिए आदमी दूसरा विवाह करता है, तीसरा विवाह करता है, चौथा विवाह करता है। अब समस्या ये है, बेटी होगा कि बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड पे। बेटी होगा या बेटा, ये महिला मां पे डिपेंड नहीं करता, ये महिला पे डिपेंड नहीं करता, ये पुरुष पे डिपेंड करता है। अब पता चला पहली पत्नी से 5 बेटी, बेटे के चाह में एक और किया, दूसरी से भी 5 बेटी, बेटे के चाह में एक और किया, तीसरी से भी 5 बेटी, 15 बेटियां हो गई, बेटा हुआ नहीं। समस्या जो भी क्यों? अब जब 15 बेटियां हो गई तो गरीबी बढ़ गई, आटा चावल दाल खरीदना ज्यादा पड़ेगा, 15 बेटियों का निकाह करना पड़ेगा, तो बाद में क्या करें? 70 का बेटी कह रही है मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है। मतलब पाखंड देखिए, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं 70 का बेटी कह रही मुस्लिम बहुत गरीब है। अरे गरीब क्यों नहीं रहेंगे भाई? तुम उनको मेन धारा लाने नहीं दे, तुम चाहते हो मुस्लिम गरीब बने रहेंगे। तो यूसीसी आएगा तो विरासत का और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले से लागू है। फायदा किसको होगा? जो समझेगा मुस्लिम बेटियों को। आज की डेट में तो उनको सौतन झेलना पड़ता है, सौतन झेलने से मुक्ति मिल जाएगी। मैं मन से पूछना चाहूंगा, अगर एक पति एक पत्नी का नियम लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। इसी बात को हमने जन्नत में पहुंचाना है।
और उसका जो पैसा है बैंक बैलेंस लेना चाहे तो ले भी नहीं सकती, ऐसा क्यों है? तो यूसीसी आएगा तो बच्चे के भरण पोषण का अधिकार और माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सबको मिलेगा। तो बाकी सबको तो पहले से है, किसको नहीं है? हमारी मुस्लिम बेटियों को। तो फायदा किसको होगा? और मैं लॉ कमीशन गया था, मैंने तो सर्च किया, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, एक पति एक पत्नी के अलावा हम दो, हमारे दो, सबके दो। अब हम दो, हमारे दो, सबके दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको? जो बोले जरा, मुस्लिम बेटियों को। क्योंकि बाकी लोग लगभग हम दो हमारे दो कर ही रहे, कुछ लोग हम दो हमारे तीन कर रहे हैं, बस हम दो हमारे 13 कोई नहीं कर रहा है ना, हम दो हमारे 22 को कोई नहीं कर रहा है ना। तो यूसीसी आएगा और हम दो हमारे दो लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो हिंदुओं को एक फायदा, मुस्लिम बेटियों को कितने फायदा? मैं बताता हूं, शादी विवाह में समान हो जाएगी, फायदा मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन इनवाल हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। ग्राउंड ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सारे मौखिक तलाक खत्म हो जाएंगे, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। वसीयत का एक समान अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। हम तो हमारे लिए लागू होगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिल जाएगा, फायदा मुस्लिम बेटियों को। सब जगह फायदा किसको होगा? इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुस्लिम संगठनों का है, ये काम तो ओवैसी को करना चाहिए, ये काम तो जमीयत उलमा हिंद को करना चाहिए, ये काम तो पर्सनल लॉ बोर्ड को करना चाहिए। अरे भाई, अगर वो देश का नमक खा के देश नमक हरामी कर रहे हैं तो हम तो ऐसे नहीं है ना, हमको राष्ट्रभक्त है कि नहीं? बताइए जरा, हमें वो काम करना चाहिए। और वैसे भी इतिहास उठा के देख लीजिए, 15वीं शताब्दी से पहले, बाबर के आने से पहले यहां पर मुस्लिम था क्या? बाबर क्या अपनी पत्नी को लेकर आया था क्या? बाबर के जितने सैनिक आए क्या अपनी अपनी वाइफ को लेकर आए थे क्या? अरे जब वार में आदमी निकलता है तो अकेले जाता है। हमारी सेना कश्मीर के बॉर्डर पे जाती है, उनकी फैमिली जाती है क्या? बोले जरा, अकेले जाती है। वो लुटेरे जब आए थे तो वो भी अकेले आए थे, उन्होंने हमारी बहन बेटियों को यहाँ पे कब्जा किया। तो कायदे से आप देखिए, भारत में जितने भी बहन बेटियां हैं वो सब हमारी बहन बेटियां हैं। तो हमारी बहन बेटियां हैं, हमें उनकी चिंता करना चाहिए कि नहीं चिंता करना चाहिए? अगर मेरी 4 बहनें हैं, 3 बहनें संपन्न है, खुशहाल है, अच्छे घर में रह रही है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उनकी चिंता कैसे नहीं करना? चिंता उसकी करो जो परेशान है, जो पीड़ित है, जो सेकंड क्लास सिटीजन बनी हुई है, जिसको इक्वल राइट नहीं है, जो कपड़े में कैद है, उसकी मदद करो। ये हमें करना चाहिए। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूसीसी को घर घर पहुंचाना है। यूसीसी हमें अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को भी समान अधिकार दिलाना है। यूसीसी आएगा किसी एक पंथ के लिए नहीं आएगा, एक देश एक कानून होगा, सबके लिए होगा। हाँ, इस्लाम में अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस है तो भी ली जाएगी, क्रिश्चियंस में अच्छी प्रैक्टिस है तो भी ली जाएगी, बुद्धिज्म में जो अच्छी प्रैक्टिस है वो भी ली जाएगी, पारसी के यहां अगर कोई अच्छी प्रैक्टिस चल रही है तो भी ली जाएगी। सारी अच्छी प्रैक्टिस मिला के, सारे अच्छे अच्छे फूलों को मिला के नया गुलदस्ता बनेगा। पुराना वाला खत्म, हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, शरीयत एक्ट खत्म, पारसी मैरिज एक्ट खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म, सारे कानून खत्म। एक नया वन नेशन वन सिविल कोड आएगा जिसमें सबकी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, जो हमारी देश की सभी बहन बेटियों को इक्वल राइट देगा। इसमें कोई दिक्कत रहेगा? कोई दिक्कत रहेगा? इसलिए इसको हमें
जन जन तक पहुंचाना है और जितना मैक्सिमम हो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से। मैं तो कहा ना कि इस देश में 5500 सांसद विधायक हैं। अगर प्रत्येक सांसद विधायक एक सेमिनार करे तो जुलाई के महीने में देश में 5500 सेमिनार हो सकते हैं वन नेशन मुस्लिम कोड के ऊपर। पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। अब जो नहीं करने वाले विरोधियों को नहीं करेंगे, ओवैसी साहब वन नेशन मुस्लिम कोड पर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग को सभी लोगों को डबल डबल करना पड़ेगा। वैसे एक एक होता तो पूरे देश में हो जाता, लेकिन एक एक नहीं कर रहे तो स्वाभाविक सी बात है जो राष्ट्रभक्त लोग हैं उनको दोनों करना पड़ेगा, जिससे कम से कम 5000 6000 सेमिनार हो जाए। वर्तमान जो है शुरू कर दिया तो 11,000 हो जाएंगे। नहीं, ये तो मैंने पहले कहा इनकी कॉम्बिनेशन है। निवर्तमान विधायक ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, वर्तमान आयोजित विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया और क्या बढ़िया हो सकता है। राजीव कराना नहीं, राजीव जी अलग कराएंगे, मैं तो राजीव से आग्रह करूंगा ये कार्यक्रम और अलग से कराएंगे, बाद में कराएंगे। एक बात जो जरूर मैं कहना चाहूंगा, देखो भाई आज की डेट में 2 ही घंटे सिटिंग कैपेसिटी होती है। पहले इसलिए 3 घंटे की मूवी बनती था, तो 2 घंटे की बनती। आप लोग खा तो नहीं रहे हो? जोर से बोलिएगा। भारत माता की। एक बात हमें बहुत गंभीरता से सोचना है, जो पिछले 15 दिन में हुआ फ्रांस में। फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट भी है। हम आज जैसे हाईवे आज बना रहे हैं, फ्रांस 20-25 साल पहले बना चुका है। हम जैसे एयरपोर्ट आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हम जैसे स्कूल हॉस्पिटल आज बना रहे हैं, फ्रांस 15-20 साल पहले बना चुका है। हमारी पुलिस जैसे हथियार लेके चलती है, फ्रांस की पुलिस उससे ज्यादा मॉडर्न हथियार लेके चलती है। फ्रांस में इतनी गरीबी भी नहीं है, भूखमरी भी नहीं है, कुपोषण भी नहीं है, प्रदूषण भी नहीं है। हमने 2 साल पहले राफेल खरीदा है, फ्रांस के पास 15 साल से राफेल है। हमने अभी जो पनडुब्बी खरीदी है, फ्रांस के पास 15 साल पहले से है। फ्रांस के पास वो सब कुछ है, वीटो पावर है, यूएन की परमानेंट मेंबरशिप है, विकसित राष्ट्र है। फिर पिछले 15 दिन से क्यों जल रहा है? फिर पिछले 15 दिन से आग क्यों लगी रही? और फ्रांस के ही रहने वालों, फ्रांस में रह रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को क्यों जला दिया? वैसे ही जो आपको 15 दिन की आग है, इसकी मैं एक बैकग्राउंड बता दूं तो 3 महीने पहले भी फ्रांस जला था। 3 महीने पहले फ्रांस जब वर्ल्ड कप का फुटबॉल हो रहा था, वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। ध्यान से सोचिए, 3 महीने पहले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया। तो इन्हीं शरणार्थियों ने 3 महीने पहले फ्रांस को जलाया था, ये कहते हुए जलाया कि तुमने मोरक्को को क्यों हराया। सोचिए जरा, फ्रांस का खाते हैं, फ्रांस का पीते हैं, फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस ने छत दिया, फ्रांस ने रोटी दिया, फ्रांस ने कपड़ा दिया, फ्रांस ने मकान दिया, और फ्रांस में आग लगा रहे हैं, तुमने मोरक्को को क्यों हराया। और फिर से अभी वही शुरू हो गई। इस घटना ने बहुत कुछ सोचने के लिए विवश किया। और फ्रांस में कितने घुसपैठिए? 10 लाख। हमारे यहां तो बांग्लादेशी रोहिंग्या ही 5 करोड़, 5 करोड़ है। ये फ्रांस की घटना यही बता रही है कि अब पूरी दुनिया को गांधी जी के नहीं बल्कि चाणक्य के रास्ते में चलना पड़ेगा। फ्रांस की इस घटना ने भी बता दिया कि जिहाद का इलाज
गांधीवाद नहीं है। जिहाद का इलाज है सखे साध्यम समाचरे। आचार्य विदुर जी ने कहा था, महात्मा विदुर ने कहा था, बाद में आचार्य चाणक्य ने भी बोला। आखिर चाइना में कभी आग क्यों नहीं लगती? चाइना में सड़कों से जुदा क्यों नहीं होता? जो कुछ फ्रांस में हो रहा है वो चाइना में क्यों नहीं हुआ? फ्रांस में क्यों हुआ? फ्रांस के पास सब कुछ था, वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, यूएन की सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर, मशीन गन, जहाज, ये वो सब। एक ही चीज नहीं थी, सखे साठम समाचरे सिद्धांत के अनुसार उसके पास घुसपैठियों से निपटने के लिए कानून नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि फ्रांस से सबक लेते हुए हम इसको समझे कि बबूल के पेड़ में पानी और खाद देने से उसमें आम का फल। दूसरी बात और, अगर बगीचे में 5 आम का पेड़ है और 5 बबूल का पेड़, तो 5 साल के बाद आम का पेड़ अपने आप ही सूख जाए। ये नेचर का है, ये प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ को आपको बड़ा करने के लिए खाद भी डालना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा, जानवरों से रक्षा भी करनी पड़ेगी। बबूल के पेड़ में आपको न खाद देना है, न पानी देना है, न सिंचाई करना है, न जानवरों से रक्षा करना, अपने आप बड़ा हो जाए। तो बगीचे में अगर बबूल का पेड़ हो जाए तो उसको खाद पानी देके इंतजार करना चाहिए, या जैसे दिखाई पड़े उतार देना चाहिए। उसे बोले जरा। और ये बबूल के पेड़ को बगीचे से उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आम की है या उस मालिक की है? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत ही क्यों आते हैं? ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? भूटान क्यों नहीं जाते? चीन क्यों नहीं जाते? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? भारत ही क्यों आते? अब समय आ गया है, वन नेशन वन सिविल कोड की तर्ज पे एक कठोर वन नेशन वन पिनल कोड भी बनाया है। समस्या अगर राष्ट्रीय स्तर पर हो तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा। समस्या राज्य स्तर की हो तो कानून राज्य स्तर पर बन सकता है, लेकिन जो समस्या राष्ट्रीय स्तर की है उसका समाधान तो राष्ट्रीय स्तर पर ही करना पड़ेगा। मेरी पीआईएल कन्वर्जन पे चल रही है, के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप लोग गूगल करना, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी अश्विनी उपाध्याय। पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल की सुनवाई करते समय बहुत टफ टिप्पणी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और मैं जस्टिस शाह की बेंच को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया बल्कि ऑर्डर में भी डिक्टेट करा दिया। एक होता है मुंह जबानी बात कह देना, लेकिन जस्टिस शाह की बेंच ने यह बात हमारे ऑर्डर में लिखवाया, हमारे पिटीशन जो 14 नवंबर वाली सुनवाई में, कि कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है, सर्वोच्च अदालत कह रही है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा का जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास रासुका है, एनएसए है। तो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों पे एनएसए लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। एक हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए जिसको कहते हैं,
यूएपीए, तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे यूएपीए लगाना चाहिए कि नहीं? जो पंथ भारत को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता, उस पंथ में गठबंधन कराना देशद्रोह हुआ कि नहीं? अब देशद्रोह की हमारे पास धारा है। इसलिए मैं आज अमरोहा की इस धरती से देश की सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए और देशद्रोह की धारा लगाइए। माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं, आप पुलिस को कहिए, प्रशासन को कहिए, जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, जिहादी हैं, इनके ऊपर 3 धारा जरूर लगाए, एनएसए, यूएपीए और देशद्रोह, क्योंकि सदैव साक्षम शर्म। एक बात और, गाजियाबाद में कभी गेमिंग जिहाद आया था, आप लोगों सुना होगा, गेम के जरिए तो कन्वर्जन होगा। ये जो गेमिंग ऐप है, इसको कोई पंचायत छाप आदमी नहीं बना सकता, इसको कोई इंजीनियर ही बना सकता। गेमिंग ऐप बनाने के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए। इसका मतलब धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट है। कोई उसमें टेक्निकल मदद करता है, कोई फाइनेंशियल मदद करता है, कोई जमीन पे आके काम करता है। पूरा का पूरा ये सिंडिकेट है कि नहीं? इसलिए विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा, आने वाले विधानसभा सत्र में विधायक जी आप विधानसभा में बोलिए कि जिहादियों और मिशनरियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए। ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। जब तक सदैव साक्षर समाज सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, तब तक फ्रांस की आगजनी का खतरा भारत में भी बड़ा रहेगा। ध्यान रखें, इसलिए बहुत जरूरी है, बबूल का पेड़ बड़ा होने से पहले अगर उखाड़ के फेंक दिया जाए तो सूख जाएगा। अगर साल को साल उसको खेत में छोड़ दिया गया, बगीचे में छोड़ दिया गया, तो बड़ा हो जाएगा, कांटा उसके बड़े हो जाएंगे, कांटे बड़े हो जाएंगे, तो आम के पेड़ को सुखा देगा। ऐसे ही फ्रांस में क्या हुआ, जब इराक का युद्ध हो रहा था तो फारिस ने वहां शरण दिया। जो इराक के युद्ध में जब तुम दबा के भाग के आए थे, जिनके पास कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, रोटी नहीं थी, उनको फ्रांस ने शरण दिया। और 19 शरणार्थियों ने 25 साल के बाद फ्रांस में आकर रहना शुरू कर दिया। अब उनको अलग कानून चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए। वो फ्रांस का कानून नहीं मानना चाहते, फ्रांस का नियम नहीं मानना चाहते। इसलिए अब समय आ गया है, घुसपैठियों के ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी यूएपीए लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी देशद्रोह की धारा लगाया जाए। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना, इसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बेचारे पीड़ित हैं, वो वहां उनका स्वागत है, उसके लिए सीए कानून बना हुआ है, उनको वहां शरण नहीं मिल रही, उनको यहां बुलाना उनका स्वागत है। लेकिन जो बांग्लादेश, म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं, इसको हमें देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और यही नहीं, मैंने जब 2017 में पीआई फाइल किया घुसपैठ के खिलाफ, तो मैं बंगाल के बॉर्डर पे गया। जनरली मैं पीआई फाइल करने के पहले एक बार फिजिकल जाके जो समस्याएं होती है समझने की कोशिश करता हूँ कि कल को 10 साल पूछने, अच्छा आप ये लिखे तो आपने कभी देखा क्या? तो हम कह सकते हमने देखा भी। मैं जब मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पे गया, बंगाल के बॉर्डर पे गया, फिर असम के बॉर्डर पे गया, तो वहां पे क्या हुआ कि पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी। वहां जाके लगता है नहीं भारत में न भारत की वेशभूषा, न भारत का खान पान, न भारत की परंपरा, न भारत का वहां कल्चर, कुछ है ही नहीं, सब कुछ विदेशी हो चुका है। और
एनआरसी आई नहीं उसके पहले ही लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं? तो आप लोग एनआरसी के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते? उतरिए क्यों सड़क पे? पूरे भारत को सड़क पर उतरना चाहिए और एनआरसी की मांग करना चाहिए। हर देश का रजिस्टर होता है। एक चीज याद रखिए, व्हाट्सएप पे युद्ध करने से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया बातें कहने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआई कर रहा हूं, आज से नहीं कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं। जब मुझे लगा यार सुप्रीम कोर्ट में पीआई करने से बात नहीं बनेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दूंगा, मेरा वीडियो दर्शकों तक फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, केवल व्हाट्सएप पे फॉरवर्डिंग। व्हाट्सएप योद्धा नहीं, जमीन के योद्धा बनिए। और हर चीज के लिए आप लोग समय निकालते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी लेते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी लेते हैं, मौज मस्ती के लिए छुट्टी लेते हैं। देश के लिए छुट्टी करने में कोई दिक्कत है क्या? महीने में अगर हर भारतवासी महीने में अगर एक दिन केवल देश के लिए छुट्टी करे, वो तय करे कि महीने के चौथे संडे या तीसरे संडे या दूसरे संडे या पहले संडे को मुझे केवल इसी काम के लिए करना है, कभी यूसीसी के लिए कभी करना है, कभी घुसपैठियों के खिलाफ करना है, कभी धर्मांतरण के खिलाफ करना है, कभी जिहाद के खिलाफ करना है। देखिए वो देश का माहौल कैसा हो जाएगा। घुसपैठियों के मन में खौफ इसलिए नहीं है, उनको पता है हम आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कितना बड़ा खतरा, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेने में 10-15 साल लग जाते हैं और उनको किसको मिलता है? जो आईआईटीएन है, एमबीए है, जो बड़े बड़े अच्छे पढ़े वाले, उनको नागरिकता मिलती है। हमारे देश में घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, 2000 रुपए देते हैं, आधार बनवा लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट हो गया, फिर चले गए, 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, नगर निगम में चले गए, बाबू को 2000 रुपए पकड़ाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आईटी ऑफिस चले गए, किसी दलाल को 4000 रुपए दिया, उसने गाड़ी लाइसेंस बना के दे दिया। 4 डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद पटवारी से मिले, लेखपाल से मिले, और जो गांव में आते हैं उनसे मिले, ग्राम सचिव जिनको बोलते हैं, उनसे थोड़ा हिसाब किताब बनाया, 4-5 हजार रुपए दिया, वोटर आईडी मिल गई। 15,000 रुपए में बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं। मात्र 15,000 रुपए देके बॉर्डर से घुसते हैं, अंदर आते हैं और भारत के 5-5 कागज बनवा लेते हैं। आपने कभी सुना कि सिंगापुर में कोई आदमी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के देता हो? कभी अमेरिका में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना के देता हो? एडी घिस जाती है, पूरा परिवार पागल हो जाता है, 10-15 साल नौकरी करता तब जाके नागरिकता मिलती है। यहां बॉर्डर पे घुसे और 6 महीने के अंदर 5-5-6 कागज बनवा लेते। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया, खौफ नहीं है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों में खौफ ही नहीं है। ना नगर निगम के बाबू को खौफ है, ना आरटीओ ऑफिस के बाबू को खौफ है, ना आधार बनाने वालों को खौफ है, ना वो राशन कार्ड बनाने वालों को खौफ ही नहीं। जब तक ऐसे लोगों को कठोर दंड नहीं मिलेगा, कानून में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और इसका एक लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं, असम में क्या हुआ। सर्बानंद सोनोवाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल किया कि असम में घुसपैठिए बहुत ज्यादा आ गए, इनको निकालो। जस्टिस गोगोई साहब का लेकर चल रहा था, गोगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, असम में घुसपैठियों को पहचान दो। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहचान कर रही थी। बाद में भगवान की कृपा से सोनोवाल साहब खुद ही मुख्यमंत्री हो गए। जिसकी पीआईएल थी घुसपैठियों को पहचान कर निकालने की, वो खुद ही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया। सर्बानंद सोनोवाल जी, अब ये बताओ, अगर मेरी पीआईएल हो कि घुसपैठियों को निकालो और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो मैं कोई तोड़ कसर छोड़ूंगा घुसपैठियों को पहचान करने में? और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि सोनोवाल साहब के टाइम में एनआरसी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई?
किया, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में 3-4 बड़े वकील हायर किए और 1 साल के लिए उस पूरे मैटर को स्टे करा दिया। और स्टे करा के बड़े कांड में उन्होंने 2,000 रुपए देके आधार, 2,000 रुपए की राशन कार्ड, 3-4 हजार रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 2-3 हजार रुपए में वोटर आईडी, 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा दिए। और जब एनआरसी का होगा रजिस्टर बनता है, कुटुंब रजिस्टर जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ बनता है, वो कुटुंब रजिस्टर बनाने वाले कौन होते हैं? लेखपाल, पटवारी, क्लर्क, यही आते हैं। जब वो डोर बनाने आया उन्होंने फिर 2,000 रुपए दे दिए। अब जो असम वाले थे असली, उन्होंने दिया नहीं। भाई जो असली अमरोहा वाले लोग किसी 2,000 रुपए क्यों देंगे कुटुंब रजिस्टर बनाने का? उन्होंने दिया नहीं। दिया किसने? जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। तो रजिस्टर बनाने वालों ने दिमाग लगाया कि अगर असम के लोगों का जितना नाम वो रखूंगा और घुसपैठियों का नाम भी जोड़ दूंगा तो बाद में रजिस्टर बनेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने क्या किया? दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। जितने लोगों का जोड़ा उतने लोगों का असम के लोगों का नाम छोड़ दिया। तो जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो जनसंख्या तो जो की क्यों रही? असम के लोग घुसपैठिए बन गए और घुसपैठिए भारतीय बन गए। इसलिए कह रहा हूं ये जो जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको रोकने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से ढूंढेगा आपके अमरोहा में भी बांग्लादेशी मिलेंगे, आप ध्यान से ढूंढेगा आपको अमरोहा में भी रोहिंग्या मिलेंगे। पूरा एनसीआर भरा हुआ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, हर 2 किलोमीटर के बाद आपको झूठी बस्ती मिलेगी। उनके पास कागज भी हो। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इस थ्रेट को हमने अभी टैकल कर लिया तो ठीक है, नहीं भगवान की कृपा आने वाले टाइम पे ऐसी सरकार आ गई और ये जो कोविड आया, इस कोविड काल को घुसपैठियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। दिल्ली की सरकार को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई रोहिंग्या बांग्लादेशियों को राशन कार्ड देने की। कोविड चल रहा था, राशन तो दे ही रहे थे, लेकिन दिल्ली की सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया, सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड उठा के दे दिया। अब तो राशन कार्ड बन गया, एक डॉक्यूमेंट से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, फटाफट सारे डॉक्यूमेंट बन गए। अब आप एनआरसी करते हो, ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसका तरीका क्या है? आप हमसे पूछ रहे थे इसका तरीका क्या है? देखिए, जैसे भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, सबको थोड़ी लाठी मारती है, वो तो पीछे 4 से खड़े उनके 2-4 लाठी मारती है और जैसे ही लाठी मारती थी सारे भागते थे। पता चला 1000 की भीड़ में 5 को लाठी ठोक दिया, उसके बाद बाकी सारे अपना भाग गए। घुसपैठ का यही इलाज करना पड़ेगा। एक कानून बनाना पड़ेगा हमें नेशनल लेवल पे। एक हमें इंडियन, चूंकि घुसपैठ राष्ट्रीय समस्या है इसलिए यूपी कानून बना के या मध्य प्रदेश में कानून बना के बात नहीं बनेगी। एक नया इंडियन पेनल कोड भी बन भी रहा है, बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया है 1860। अच्छा यूसीसी नहीं आ रही, एक नया आईपीसी आ रहा, आप लोगों को जानकारी की बता रहा हूं, उस पर भी थोड़ा काम चल रहा है। मैंने कहा है कि इस इंडियन पेनल कोड में एक चैप्टर सर्च करिए, ऑफेंस रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस, घुसपैठ से संबंधित अपराध, और घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल सजा देने को कानून बनेगा। अगर ये हमने जैसे कानून बनाया और फिर 2-4 को आगे किया, तब जाके इनके अंदर भगदड़ बचेगी, नहीं तो इनको ढूंढना, इनको पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया असम में कैसे एनआरसी फेल हो गई थी। अगर हम उस प्रोसेस में जाएंगे बहुत लंबा होगा, इसलिए जरूरत इसी बात की है घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। तो जैसे हमने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, पुलिस वाले एनएसए अपने आप लगा देंगे। अगर हमने यूएनपीए में घुसपैठ को शामिल कर लिया
तो ये भी लग जाएगा। अगर हमने घुसपैठ को देशद्रोह घोषित कर दिया तो सेक्शन 124 भी लग जाएगा। यही तरीका है। मुझे लगता है कि बात काफी हो चुकी है। शेष बातें हमारी मुलाकात यूट्यूब पे भी होती रहेगी, फेसबुक पे होती रहेगी। मैं अपनी बात का समर्थन करता हूँ। आप सबको सुने, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मलिक साहब को धन्यवाद, इन्होंने हमें बुलाया, आप सबसे मिलवाया। हमारे विधायक जी को धन्यवाद, विधायक जी एक बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, उनको एडवांस में धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब आए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए, देश के खतरों को समझिए और दो देश के खतरे हैं, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जल करिए। इसी साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।